बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर तमाम PMS 2025 के पेपर्स होने जा रहे हैं। इससे पहले 2022 में और उससे पहले 2018 में PMS कंडक्ट हुआ था। अगर हम पास्ट पेपर्स को देखें, यानी 2022 और 2018 के पेपर्स को देख लें, तो हम देखते हैं कि इसमें 70 से 80% तक जो सवालात हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं। यानी जो सवालात 2018 में आए थे वही तकरीबन 70-80% सवालात 2022 के पेपर्स में भी आए हैं। तो इस तरह हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2025 में भी पास्ट पेपर्स का एक बड़ा हिस्सा आएगा। हम 2022 के पास्ट पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। उनमें हमारे पास पहला पेपर है एवरीडे साइंस का। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स, 4 के भी 2 पार्ट्स, 5 के 4 पार्ट्स हैं, 6, 7 और 8 के भी 2-2 पार्ट्स हैं। हम मोटे मोटे पॉइंट्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि हमें हाउ नाउ हो जाए, हमें आइडिया हो जाए कि इन सवालात का जवाब क्या है, ताकि हमें 2025 के PMS में फ़ायदा हो सके। तो हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ए जो है, राइट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ एटलीस्ट 5 मुस्लिम साइंटिस्ट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस। साइंस के मैदान में कम अज़ कम 5 मुसलमान साइंसदारों की खिदमात या उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने लिखना है। अल ख्वारिज़मी एक साइंसदान था। हम देखते हैं कि इसने क्या क्या कंट्रीब्यूशंस की हैं। ये फादर ऑफ अलजबरा था और इसने रोट बुक इंट्रोड्यूसिंग सिस्टमैटिक सोल्यूशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसने लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हल के लिए किताबें लिखी हैं। लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होती हैं कि जिसमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम वैल्यू 2 होती है। इंट्रोड्यूस्ड हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स एंड एल्गोरिथम्स। अल ख्वारिज़मी का बड़ा काम ये भी था कि इसने हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स यानी गिनती पर काम किया है, और एल्गोरिथम अल ख्वारिज़मी से मंसूब किया जाता है, और ये जो वर्ड एल्गोरिथम है ये उसके नाम यानी अल ख्वारिज़मी से ही आया है। दूसरा हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट है इब्न सीना, जिसको अंग्रेज़ी में एवेसिना कहा जाता है। रोट द कैनन ऑफ मेडिसिन। इब्न सीना, इसको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, और बायोलॉजी साइंस की वो शाख है कि जो लाइफ के बारे में बात करती है। तो इब्न सीना ने बहुत सी किताबें लिखी हैं। उनमें एक सबसे मशहूर किताब है कैनन ऑफ मेडिसिन, यानी कानून फिर तिब। इसमें उन्होंने क्या किया है कि अ मेजर मेडिकल टेक्स्ट बुक यूज फॉर सेंचुरीज। ये ऐसी किताब है कि जो सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही है। इसमें उन्होंने बहुत सी बीमारियों का इलाज लिखा, उनकी जो है वो उसके इलाज के मुख्तलिफ तरीक़ाकार लिखे, अलामतें किसी भी बीमारी की लिखी और बीमारी की वजूहात वगैरह लिखी। डिस्क्राइब्ड कंटेजियस डिजीज़। उन्होंने कंटेजियस डिजीज़ पर बात की, क्लिनिकल मेथड्स पर बात की, एंड मैनी ड्रग्स, और कई अद्वियात पर बात भी की। उन्होंने कई अद्वियात को सबसे पहले उन्होंने ईजाद भी किया। अल राज़ी एक बहुत बड़े मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिनको रेजेस कहा जाता है अंग्रेज़ी में। इम्पॉर्टेंट फिजिशियन एंड केमिस्ट। फिजिशियन से मुराद है कि वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, और केमिस्ट यानी वो केमिस्ट्री में भी उन्होंने बड़ा काम किया है। डिफरेंशिएटेड स्मॉल पॉक्स फ्राम मीजल्स। उन्होंने ये कहा कि मीजल्स और स्मॉल पॉक्स ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। इससे पहले ये तस्वर था कि जो मीज़ल है यानी खसरा है और स्मॉल पॉक्स यानी चेचक, ये दोनों एक ही बीमारी हैं। रोट मेडिकल इंसाइक्लोपीडियाज एंड इम्प्रूव्ड केमिकल लेबॉर्ट्री टेक्निक्स। इन्होंने क्या किया कि मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया यानी मेडिकल में जो इस्तेमाल होती हैं मुख्तलिफ तरह की टर्म्स और इस्तिलाहात, उन्होंने उसके हवाले से एक डिक्शनरी मुरतब की, एक इंसाइक्लोपीडिया मुरतब किया, और उनकी उसमें तफसीलात लिखी, और केमिकल लेबॉर्ट्री की टेक्निक्स को उन्होंने बेहतर बनाने में किरदार अदा किया। इब्न अल हैथम, जिनको अंग्रेज़ी में अल हैज़न भी कहा जाता है, इब्न अल हैथम को बाबाए तबियात यानी फादर ऑफ फिज़िक्स कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने फ़िज़िक्स के मैदान में बड़ा काम किया है। फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। मॉडर्न ऑप्टिक्स के ऊपर उन्होंने बड़ा काम किया है। ये जो पिन होल कैमरा हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, ये इन्हीं की ईजाद है, इब्न अल हैथम से ही मंसूब है। एक्सप्लेन्ड हाउ विजन वर्क्स। उन्होंने ये बयान किया है कि हमारी जो आँख है ये देखती कैसे है। ये सबसे पहले अल हैज़न ने इस पर काम किया। और लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन,
जो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है जब भी किसी भी चीज़ पर पड़ती है, और रिफ्रैक्शन का मतलब यह है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना रास्ता तब्दील कर लेती है, तो इसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है। इन्होंने लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पर काम किया और इसके जो लाज हैं वो भी इन्होंने दिए। डेवलप्ड अर्ली साइंटिफिक मेथड्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशंस भी इब्न अल हैसम से मंसूब हैं। अल बैरूनी, ये भी एक साइंटिस्ट हैं, मेड एक्यूरेट मेजरमेंट्स इन एस्ट्रोनॉमी एंड जियोग्राफी। अल बैरूनी ने हिस्ट्री पर भी काम किया, एस्ट्रोनॉमी पर, जियोग्राफी पर बहुत काम किया। एस्ट्रोनॉमी में उन्होंने जो है वो मेजरमेंट्स के ऊपर काम किया है। स्टडीड अर्थ रेडियस। अल बैरूनी वो पहले शख्स थे कि जिन्होंने जेलम के एक गांव में बैठकर अपने फार्मूले के मुताबिक और अपने इल्म के मुताबिक अर्थ का रेडियस बता दिया कि अर्थ का रेडियस इतना है। डिस्क्राइब्ड मिनरल्स एंड कंपेयर्ड कैलेंडर्स। आपने मुख्तलिफ तरह के जो मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, इनको डिस्क्राइब किया, और मुख्तलिफ तरह के जो कैलेंडर्स इस्तेमाल होते हैं जैसे हिजरी सन का कैलेंडर है, ईसवी सन का कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर वगैरह है, हिंदी कैलेंडर है, इनको उन्होंने कंपेयर किया। जाबिर बिन अय्यान, इनको बाबाए केमिस्ट्री कहा जाता है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड सबसे पहले इस पर काम किया। इन्होंने कहा कि जो एक्सपेरिमेंट है वो बाकायदा एक तरीक़ाकार के मुताबिक होना चाहिए कि सबसे पहले हम ऑब्ज़र्व करें किसी भी चीज़ को, फिर उसके ऊपर एक मफरूज़ा कायम करें, हाइपोथेसिस कायम करें, फिर इस मफरूज़े को टेस्ट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करें और फिर जो है वो किसी कंक्लूजन के ऊपर आएँ। उमर ख़याम, इन्होंने अलजबरा और कैलेंडर रिफॉर्म के ऊपर बड़ा काम किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ। जाहिर है साइंस का हमारी सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, दुनिया बदल चुकी है इस साइंस की वजह से ही। अब हमने क्या करना है कि हमारी जो डेली ज़िंदगी में साइंस कैसे इम्पैक्ट करती है, हमने इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। साइंस हेल्प्स अस स्टे हेल्दी। साइंस की वजह से ही हम हेल्दी हैं। ज़ाहिर है मुख्तलिफ तरह की अद्वियात हम खाते हैं, वो साइंस की मरून मिन्नत हैं। ट्रैवल क्विकली, पहले जो सफ़र हमारा सालों में महीनों में होता था, आजकल वो दिनों और घंटों में होता है। लर्न इजीली, अब सीखना भी आसान हो गया है, हमारे पास मुख्तलिफ तरह के मीडियम्स हैं, चैट जीपीटी है, गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, पॉडकास्ट हैं, हम इनसे आसानी के साथ सीख सकते हैं। एंड मेक लाइफ मोर कम्फर्टेबल, और मुख्तलिफ तरह की मशीनों की ईजाद से हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है। अब पंखे आ गए हैं, एयर कंडीशंस आ गए हैं, कार्स आ गई हैं, तो हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने हमारी ज़िंदगी को आसान कर दिया है। हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। बेटर हेल्थ एंड लॉन्गर लाइफ। साइंस की वजह से जो हेल्थ के इश्यूज़ थे, यानी बीमारियां थी, अब पहले तो ये है कि बीमारियों से बचना आसान हो गया है, प्रिकॉशंस ली जा रही हैं, और अगर किसी को बीमारी हो जाए तो फिर मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन हैं, वैक्सीन हैं कि जिनसे बीमारी का इलाज हो सकता है, और इस तरह जो स्पेन ऑफ लाइफ है, यानी ज़िंदगी का दौरानिया है, वो बढ़ गया है। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। पहले कम्युनिकेशन माजी के ज़माने में, पास्ट में बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन आजकल क्या है कि फ़ोन्स, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने लोगों के लिए बड़ी आसानी पैदा कर दी है। अगर एक बंदा दुनिया के दूसरे कोने में भी है तो वो व्हाट्सएप और IMO और फेसबुक और बाकी ज़राए के साथ लाइव कॉलिंग कर सकता है, लोगों को बल्कि देख सकता है, और इंफॉर्मेशन बड़ी तेज़ी के साथ शेयर हो सकती है। ईजियर एंड फास्टर ट्रांसपोर्ट। जैसे पहले बात हुई कि ट्रांसपोर्ट माजी में बहुत सुस्त थी, लोग ज़्यादातर पैदल सफ़र किया करते थे या गधों के ऊपर, बैलों के ऊपर, यानी जानवरों के ऊपर सफ़र करते थे। अब उसकी जगह ट्रेन्स और कार्स और एयरप्लेन्स आ गए हैं, जिसकी वजह से अब सफ़र बहुत तेज़ हो गया है। मोर फूड एंड बेटर फार्मिंग। अब जो हमारे पास ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ रही है तो खुराक की ज़रूरियात भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसको देखते हुए अब साइंस ने ये किया है कि हमारे पास मॉडर्न सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं और इरिगेशन का निज़ाम है, जिससे थोड़े इलाके पर हमारी फसल ज़्यादा हो जाती है, और अब हाथों के साथ काम कम हो गया बल्कि मशीनों के ज़रिए काम हो गया है, यानी ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स वगैरह आ गए हैं, जिसकी वजह से अब जो मैनुअल वर्क है वो कम हो गया है। क्लीनर एंड सेफर होम्स। अब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी पावर्स लाइट्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड हीटर्स फॉर कंफर्ट एंड फूड स्टोरेज। अब हमारे पास फूड को स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर वगैरह हैं, और इलेक्ट्रिसिटी ने अब रात को भी दिन बना दिया है,
बंदा रात को भी काम कर सकता है। यहाँ पर जो है वो हीटर्स हैं जिसकी वजह से सर्दी को दूर किया जा सकता है। बीमारों के लिए ख़ास तौर पर ये हीटर्स बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। क्लीन वाटर ट्रीटमेंट एंड सैनिटेशन रिड्यूस इलनेस। अब क्या है कि हमारे पास जो गंदे पानी को साफ़ करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के तरीक़ाकार आ गए हैं, जैसे क्लोरीन का इस्तेमाल करके हम पानी में मौजूद जरासीम को ख़त्म कर देते हैं कि और जब हम ये साफ़ पानी पीते हैं तो इसकी वजह से बीमारियों से भी बचा जा सकता है। सैनिटेशन का निज़ाम बेहतर हो गया है। वर्क एंड एजुकेशन। साइंस की वजह से कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर लेट पीपल वर्क फ्राम होम एंड लर्न ऑनलाइन। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की वजह से अब लोग घरों में ही बैठकर काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और ऑटोमेशन इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएट्स न्यू जॉब्स। अब ज़माना बदल गया है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो अब जो वर्क और एजुकेशन है वो घर में बैठे हो रहा है और सारी चीज़ें इन मशीन यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किया जा रहा है, जिससे इंसानों की ज़िंदगी आसान हो गई है। एंटरटेनमेंट एंड कल्चर। माजी में एंटरटेनमेंट का कोई तरीक़ाकार नहीं था। लोग फिज़िकल कुछ गेम्स खेल लेते थे और उसके लिए भी कोई इतनी ज़्यादा गेम्स थी नहीं। अब एंटरटेनमेंट और कल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गया है। टीवी, स्ट्रीमिंग एंड गेम्स प्रोवाइड लेजर एंड लर्निंग। कैमराज एंड एडिटिंग टूल्स लेट पीपल मेक एंड शेयर वीडियोज़। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड सॉल्यूशंस। अब क्या है कि साइंस मॉनिटर्स पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज एंड ऑफर सॉल्यूशन लाइक सोलर पैनल्स एंड विंड टर्बाइंस। अब क्या है कि हम माहौल को कैसे साफ़ रख सकते हैं। ज़ाहिर है जितना ज़्यादा माहौल हमारा ख़राब होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। तो अब साइंस ने इन्वायरमेंटल साइंस की एक शाह है कि जो इन्वायरमेंट को साफ़ करने पर और पोल्यूशन के ख़ात्मे पर और क्लाइमेट चेंज के मौजू पर लोगों को अवेयर कर रही है। तो ये सारे के सारे जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये हमारी डेली लाइफ से एग्जांपल्स हैं कि साइंस ने कैसे हमारी ज़िंदगी को मुतासर किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। हमारे पास 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? साइंस की एक शाख है। सिंपल डेफिनेशन है इसकी। एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। यानी स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो छोटे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो गैसियस हैं, क्लाउड्स हैं, जो भी हैं, उनका जो मुताला होता है, उनकी स्टडी होती है, वो एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। स्पेस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? स्टार्स हो सकते हैं, प्लैनेट्स हो सकते हैं, मून्स, कॉमेट्स एंड गैलेक्सीज वगैरह हो सकती हैं। व्हाट एस्ट्रोनॉमर्स डू। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं यानी माहिरीन फल्कियात हैं, वो क्या करते हैं? वो करते हैं कि ऑब्जर्व द स्काई विद टेलीस्कोप्स। वो टेलीस्कोप यानी दूरबीन के ज़रिए आसमान को देखते हैं। मेजर पोजीशंस एंड ब्राइटनेस एंड स्टडी मोशन। वो फिर वहाँ मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स या मून्स हैं, उनकी पोजीशन को देखते हैं, उनकी हरकत को देखते हैं, उनकी ब्राइटनेस को देखते हैं और ये सारी चीज़ों का मुताला एस्ट्रोनॉमर्स करते हैं। एवरीडे लिंक। हमारी ज़िंदगी से इसका क्या ताल्लुक है? नेविगेशन एंड कैलेंडर्स वर फर्स्ट डेवलप्ड यूजिंग एस्ट्रोनॉमी। पहले जो दिनों का हिसाब है या जो हमारे पास कैलेंडर्स का हिसाब है या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग जो समतों का तयन किया करते थे वो आसमान को देखकर या एस्ट्रोनॉमी को देखकर करते थे। दूसरा हमारे पास पॉइंट है कि सोलर सिस्टम पर हमने बात करनी है। सोलर सिस्टम क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन है सोलर सिस्टम की कि सोलर सिस्टम इज़ द सन एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट इट। एक ऐसा निज़ाम कि जिसमें सूरज है और उसके गिर्द जो सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, ये सारा सिस्टम सोलर सिस्टम कहलाता है, निज़ाम शमसी कहलाता है। 8 प्लैनेट्स हैं यानी सन दरमियान में है और इसके इर्द गिर्द 8 प्लैनेट्स, 8 सैयारे गर्दिश कर रहे हैं। उनके अपने अपने मून्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं और वार्फ प्लैनेट्स हैं। मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं सोलर सिस्टम के? सन। ज़ाहिर है सन को मरकज़ी हैसियत हासिल है। तो सन क्या है? द स्टार एट द सेंटर प्रोवाइडिंग लाइट एंड हीट। सन सोलर सिस्टम का सेंटर है कि जो लाइट और हीट दोनों मुहैया कर रहा है। प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। 4 ये पहले हैं और 4 बाद वाले हैं, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून। स्मॉलर बॉडीज़, ये प्लैनेट्स के अलावा भी कुछ स्मॉलर बॉडीज़ हैं जैसे एस्ट्रॉइड्स हैं, ये रॉकी किस्म की बॉडीज़ होती हैं, ये प्लैनेट से छोटे होते हैं। कॉमेट्स किससे बने होते हैं? आइस और डस्ट का ये कम्बिनेशन होते हैं। वार्फ प्लैनेट कौन से होते हैं? ये वो वाले प्लैनेट होते हैं कि जो बहुत छोटे होते हैं दूसरे प्लैनेट्स की बनिस्बत। मसलन प्लूटो। पहले तस्वर किया जाता था कि प्लूटो भी निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन नई तहकीक के मुताबिक प्लूटो सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है।
हाउ इट वर्क्स, ये सोलर सिस्टम काम कैसे करता है। ग्रेविटी फ्रॉम द सन कीप्स प्लैनेट्स इन ऑर्बिट। हमने पहले बात की कि जो सोलर सिस्टम है इसमें सन दरमियान में है और इसके इर्द गिर्द सारे के सारे प्लैनेट्स हरकत कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे प्लैनेट सूरज के गिर्द गर्दिश क्यों कर रहे हैं, ये आगे पीछे क्यों नहीं चले जाते, तो उसकी वजह ये है कि सन की जो ग्रेविटी है, सन की जो कशिश है, वो इनको पकड़ कर रखती है और कहीं आगे पीछे जाने नहीं देती। एवरीडे लिंक, सीजन्स एंड डे नाइट ऑन अर्थ आर काज्ड बाय द अर्थ्स ऑर्बिट आर टिल्ट। जो हम देखते हैं, ज़ाहिर हम ज़मीन पर रहते हैं तो ज़मीन पर जो मौसमों की तब्दीली होती है, गर्मी सर्दी बार ख़ज़ां, और जो दिन और रात का ये सारा निज़ाम है, ये सारा का सारा अर्थ का सन के गिर्द ऑर्बिट करने की वजह से है। सोलर सिस्टम के यूनिट्स, तीसरा हमारे पास पॉइंट है कि सोलर सिस्टम के यूनिट्स, यानी इसकी इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। यूनिट्स यूज टू मेजर डिस्टेंसेज एंड साइजेज इनसाइड द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम में जो मौजूद सितारे, स्यारे या स्यारचे या दुमदार स्यारे, एस्ट्रॉइड, शाब साकिब, जितनी भी चीज़ें हैं, उनका एक से दूसरे तक जो फासला है, डिस्टेंस है, वो नापना ये सोलर सिस्टम यूनिट कहलाएगा। और इनका साइज़ नापना, यानी इनका रेडियस कितना है, इनका डायमीटर कितना है, ये बड़े कितने हैं, इन सब को सोलर सिस्टम यूनिट्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट यूनिट्स हम देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम AU कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से क्या मुराद है, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, ज़मीन का सूरज से जो फासला होता है इसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ज़मीन का सूरज से फासला कितना है, तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर, यानी 15 करोड़ किलोमीटर आसान ज़ुबान में। यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स, ये तो ज़मीन और सूरज के दरमियान जो फासला है उसको हम कहते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी एक AU। तो अब ये एक AU कहाँ इस्तेमाल होता है, ये सूरज का दूसरे प्लैनेट्स के दरमियान फासला नापने के लिए। किलोमीटर भी एक यूनिट है, ये किलोमीटर कहाँ इस्तेमाल होती है, कॉमन यूनिट फॉर साइजेज। इससे हम क्या नापते हैं, प्लैनेट का डायमीटर, यानी जो प्लैनेट है उसका डायमीटर कितना है, और शॉर्ट डिस्टेंसेस भी हम इससे नाप लेते हैं। लाइट मिनट या लाइट आवर, ये भी एक सोलर सिस्टम की यूनिट है। लाइट मिनट क्या होता है कि टाइम लाइट टेक्स टू ट्रेवल इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में रोशनी जितना फासला तय करती है उसको लाइट मिनट कहते हैं, और 1 घंटे में रोशनी जितना फासला तय करती है उसको एक लाइट आवर कहते हैं। लेकिन एक बड़ी टर्म आमतौर पर इस्तेमाल होती है जिसको हम लाइट ईयर कहते हैं, क्योंकि सियारों के दरमियान या सितारों के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है, तो उसको बड़े फासलों को हम लाइट ईयर में नापते हैं। और लाइट ईयर से मुराद वो वाला फासला है कि जो लाइट 1 साल में तय करती है। और ये बात याद रखी जाए कि जो लाइट की स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड है। वाई दे हेल्प, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मेक इट ईजियर टू कंपेयर डिस्टेंसेज। जितने भी एक सितारे से दूसरे सितारे तक, सूरज का दूसरे सितारों तक, एक सितारे का दूसरे सितारे तक जो फासला है, यानी स्पेस में जितना भी डिस्टेंस है वो हम इन्हीं यूनिट्स के जरिए ही नापते हैं। गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या होती है, आसान डेफिनेशन है, अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स, गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। गैलेक्सी से मुराद सितारों, सियारों, गैस और डस्ट और डार्क मैटर, इन सब का मजमूआ गैलेक्सी कहलाता है। गैलेक्सी की मुख्तलिफ तरह की टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं हमारे पास। एक है स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी होती है, डिस्क शेप विद आर्म्स, ज़ाहिर है स्पाइरल जैसे स्प्रिंग होता है, तो ये इस तरह की गैलेक्सी होती है। मसलन मिल्की वे, जैसे जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसमें सोलर सिस्टम और अर्थ शामिल हैं, ये स्पाइरल गैलेक्सी की एक मिसाल है। एलिप्टिकल गैलेक्सीज, एलिप्टिकल गैलेक्सी जैसे अंडे की शक्ल की, अंडा जिस शक्ल का होता है उसको हम एलिप्स कहते हैं, तो इस शक्ल की जितनी भी गैलेक्सीज होती हैं उनको हम एलिप्टिकल गैलेक्सीज कहते हैं। राउंड और ओवल, लिटिल गैस एंड फ्यू न्यू स्टार्स इसमें होते हैं। तीसरा टाइप ऑफ गैलेक्सी है इर्रेगुलर गैलेक्सीज। इर्रेगुलर जैसे नाम से ज़ाहिर है कि इसकी कोई बाकायदा शेप नहीं होती, नो डिफाइंड शेप। स्केल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, स्केल से क्या मुराद है कि कंटेन्स बिलियंस टू ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स एंड मैनी सोलर सिस्टम, यानी एक गैलेक्सी की जो हद है वो कितनी है, एक गैलेक्सी में अरबों से ज़्यादा, खरबों के हिसाब से लाखों करोड़ों की तादाद में स्टार्स और कई लाखों करोड़ों सोलर सिस्टम्स होते हैं, यानी गैलेक्सी
बहुत बड़े सितारों पर मुश्तमिल एक जमघटा होता है, एक कलेक्शन होती है। एवरीडे लिंक क्या है? आवर सोलर सिस्टम इज वन स्टार अमंग बिलियंस इन द मिल्की वे गैलेक्सी। अब पहले हमने कहा कि गैलेक्सी जो है वो करोड़ों की तादाद में स्टार्स पर मुश्तमिल होती है, उनमें एक गैलेक्सी है मिल्की वे। अब मिल्की वे का एक जो सन है वो है हमारा सूरज। इस तरह के हमारे जैसे सूरज के लाखों करोड़ों सन मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं। यूनिवर्स क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन ये है कि द यूनिवर्स इज ऑल स्पेस टाइम मैटर एंड एनर्जी एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। यानी यूनिवर्स से मुराद है कि स्पेस टाइम मैटर एनर्जी, जो भी चीज़ इस दुनिया में इस कायनात में मौजूद है वो सारी की सारी यूनिवर्स है, चाहे हम वो देख रहे हैं या चाहे वो नहीं देख रहे हैं, चाहे वो अभी तक डिस्कवर हुई है या चाहे वो डिस्कवर नहीं हुई है। मेन आइडियाज़ क्या हैं कि कंटेन्स आर गैलेक्सीज, यूनिवर्स में सारी गैलेक्सीज शामिल हैं, सारे स्टार, सारे प्लैनेट्स और जितने भी इम्पटी स्पेस है। इम्पटी स्पेस ज़ाहिर है हमारे खला में बहुत सी इम्पटी स्पेस है कि जिसमें ये सारे स्टार्स और सारे प्लैनेट्स ये ऑर्बिट कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, तो उस स्पेस को भी हम यूनिवर्स का हिस्सा कहते हैं। बिलीव टू हैव स्टार्टेड अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ये तस्वर किया जाता है कि आज से 14 अरब साल पहले एक बड़ा धमाका हुआ था जिसको हम बिग बैंग कहते हैं। तो 14 अरब साल से ये यूनिवर्स मौजूद है। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है जिसका एक पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? आपको क्या लगता है कि एनर्जी क्या होती है? एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? और राइट वेरियस अवेलेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो एनर्जी के मुख्तलिफ तरह के सोर्सेज हैं, मुख्तलिफ ज़राए हैं, उन पर भी बात करें। पहले हम देखते हैं कि एनर्जी क्या है। अब ये बात याद रखी जाए कि सवाल में जितने पॉइंट्स पूछे जाएं हम उनको स्टेप वाइज उसी तरह हेडिंग्स देकर ही हल करें तो अच्छे नंबर्स मिलने की तवक्को है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है कि काम करने की सलाहियत एनर्जी होती है। और काज चेंज, या किसी भी तरह की चेंज को जो पैदा करती है वो एनर्जी है। मसलन कोई चीज़ मूव हो रही है, हीट है, लाइट है, केमिकल रिएक्शंस हैं, तो ये सारे के सारे चूँकि चेंजेस हैं इसलिए और इनको कौन काज कर रहा है, किस वजह से हो रहे हैं? ये एनर्जी की वजह से हो रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बहुत अहम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही ख़त्म की जा सकती है। इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हाँ, ये शक्लें तब्दील करती रहती है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चली जाती है। हम मिसाल दे देते हैं कि केमिकल एनर्जी एंड फ्यूल, जो फ्यूल होता है हमारे पास, फ़र्ज़ करें जैसे पेट्रोल है हमारे पास गैस है, इसमें केमिकल एनर्जी होती है। जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट एनर्जी व्हेन बर्न्ड, जब हम इसको जलाते हैं तो वो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी बन जाती है। फिर क्या होता है कि जब वो हीट एनर्जी बन जाती है तो फिर वो इंजन में आकर मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से फिर टायर घूमना शुरू हो जाते हैं और गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि पहले केमिकल एनर्जी थी, फिर हीट एनर्जी बनी और फिर मैकेनिकल एनर्जी बन गई। तो ये एनर्जी ने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अपनी शक्ल तब्दील की है। मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन पाकिस्तान में जो एनर्जी के सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स से क्या मुराद है? नेचुरल गैस यानी कुदरती गैस जो सुई के मकाम पर निकलती है, जिसको हम सुई गैस कहते हैं। ऑयल यानी पेट्रोल वगैरह, एंड कोल और कोयला। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली को पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होते हैं पेट्रोल और डीजल वगैरह। एंड इंडस्ट्री और कारखानों वगैरह में ये पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह इस्तेमाल होती है। हाइड्रो पावर, हाइड्रो से मुराद होती है पानी और पावर से मुराद एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो पानी से हासिल की जाती है। इसमें डैम्स शामिल हैं और पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह के डैम्स हैं, लेकिन बड़े डैम हमारे पास हैं। तरबेला डैम जो हरीपुर गाजी में है और दूसरा है मंगला डैम। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, हम जो डैम्स हैं, डैम से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं यानी बिजली पैदा करते हैं, और डैम से जो पानी हासिल होता है उससे इरीगेशन का काम भी करते हैं यानी आबपाशी का काम करते हैं। सोलर एनर्जी भी पाकिस्तान में एक एनर्जी की किस्म है। सोलर एनर्जी से मुराद ऐसी एनर्जी जो सूरज की रोशनी से हासिल की जाए। एबंडेंट सनलाइट, पाकिस्तान में बेशुमार सनलाइट है। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में सनलाइट तो हमेशा मौजूद होती है दिन के वक्त। सोलर पैनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग,
मुख्तलिफ तरह की सोलर पैनल्स, जिनको सोलर की प्लेटें कहा जाता है आम जुबान में, वो इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करती हैं और हीट भी पैदा करती हैं। विंड एनर्जी यानी हवा से पैदा होने वाली एनर्जी, गुड पोटेंशियल इन कोस्टल एंड डेजर्ट एरियाज। अगर हम कोस्टल से मुराद है वो वाले इलाके के जो समुद्र के किनारे या दरियाओं के किनारे हों, और डेजर्ट से मुराद होती है सहरा। हम देखते हैं कि सहरा में भी हवा तेज़ चलती है और कोस्टल एरियाज यानी साहिली इलाकों में भी हवा तेज़ चलती है, तो वहाँ पर जो विंड एनर्जी का पोटेंशियल वो अच्छा होता है। विंड टर्बाइंस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, बड़े बड़े विंड के टरबाइन लगे होते हैं, बड़े बड़े समझ लें कि खंभे लगे होते हैं, खंभों के ऊपर बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं। जब हवा तेज़ चलती है तो वो पंखे चलते हैं और उन पंखों के साथ बड़े बड़े जनरेटर्स लगे होते हैं कि जिनकी वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी विंड एनर्जी होती है ये बड़ी सस्ती पैदा होती है। बायोमास से क्या मुराद है कि ऐसी एनर्जी के जो जानवरों का गोबर वगैरह से बनाई जाए, उसको हम बायोमास कहते हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड बायोमास, एग्रीकल्चरल वेस्ट से क्या मुराद है कि हमारे पास जो जानवरों का गोबर वगैरह है या जो दरख्तों के पत्ते वगैरह हैं, यानी ये जितनी भी जो हमारे पास वेस्ट चीज़ें होती हैं, हम इनको इस्तेमाल करके भी एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? यूज़ फॉर कुकिंग एंड स्मॉल स्केल पावर, कुकिंग के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होती है। न्यूक्लियर एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो न्यूक्लियस से, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से पैदा की जाए। स्मॉल न्यूक्लियर पावर जनरेशन फॉर स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये भी पाकिस्तान में एनर्जी का एक सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 3 की बी जो है, व्हाट इज द रीन्यूएबल एनर्जी एंड हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी आर देयर, एलोबोरेट ईच टाइप विद एग्जांपल। एनर्जी की दो किस्म की टाइप्स होती हैं, एक रीन्यूएबल और एक नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल ऐसी एनर्जी होती है कि जो कभी ख़त्म नहीं होती, यानी जो कुदरती ज़राए से हासिल होती है, और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी ऐसी होती है कि जो ख़त्म हो जाती है। हम रीन्यूएबल एनर्जी को देखते हैं, एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ऐसी एनर्जी की जो कुदरती ज़राए से हासिल होती है। कुदरती ज़राए कौन सी है? जैसे हवा है, ये नेचुरल सोर्स है, सनलाइट है, ये नेचुरल सोर्स है। तो ऐसी एनर्जी जो नेचुरल सोर्सेज से आए वो रीन्यूएबल एनर्जी है। विच आर नॉट यूज्ड अप, जो कभी ख़त्म नहीं होते, एंड कैन बी रिप्लेस्ड क्विकली, और दोबारा इनकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। मसलन हवा चल रही है तो नई हवा आ जाएगी, वो हवा ख़त्म हो जाएगी, नई हवा आ जाएगी। सनलाइट, एक दफ़ा लाइट हमने इस्तेमाल की, मज़ीद लाइट आ जाएगी और ख़त्म नहीं होती। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? सनलाइट है, विंड है, वाटर फ्लो है। मेन टाइप्स आर रीन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी हैं? सोलर एनर्जी, यानी सन की एनर्जी फ्रॉम सनलाइट यूजिंग सोलर पैनल्स। पहले बात हुई कि जो सोलर पैनल्स हैं, यानी जो सोलर की प्लेटें हैं, उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो गर्म हो जाती हैं, जिससे फिर इलेक्ट्रिसिटी हम हासिल करते हैं। यूज़ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग वाटर एंड स्ट्रीट लाइट्स। विंड एनर्जी, हवा से चलने वाली एनर्जी फ्रॉम मूविंग एयर यूज्ड यूजिंग विंड टर्बाइंस। बड़े बड़े टर्बाइंस होते हैं जिनको हवा चलाती है, जैसे पहले बात हुई। एग्जाम्पल कौन सी है? विंड फार्म्स इन कोस्टल एरियाज ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में विंड फार्म्स मौजूद हैं। हाइड्रो पावर, पानी से पैदा होने वाली एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, जैसे डैम्स और रिवर्स वगैरह में जब पानी बहता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, उसको हम इस्तेमाल करके बिजली वगैरह पैदा कर सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास तरबेला एंड मंगला डैम्स। बायोमास एनर्जी फ्रॉम प्लांट वेस्ट, यानी जो दरख्तों का वेस्ट होता है, जैसे उनकी लकड़ी वगैरह है, जब वो गल सड़ जाती है, पत्ते वगैरह हैं। इसी तरह एनिमल डंग से मुराद है जानवरों का गोबर वगैरह, उससे इस्तेमाल होता है। एंड एग्रीकल्चर रिमेन्स, यानी गंदम वगैरह का ये भूसा वगैरह जो होता है, इसी तरह मकई वगैरह, इसी तरह चावल वगैरह का ये जो वेस्ट होता है, जो रिमेन्स होते हैं, उनसे भी हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, जिसको हम बायोमास एनर्जी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है? यूज़ फॉर कुकिंग या स्मॉल पावर जनरेशन के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 4 की ए जो है, व्हाट डू यू मीन बाई सिरामिक्स? सिरामिक्स क्या होता है? राइट वेरियस टाइप्स एंड यूजेस ऑफ सिरामिक्स इन मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। मौजूदा टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि इन सिरामिक्स का इस्तेमाल कहाँ है और इन सिरामिक्स की अक़साम कौन कौन सी हैं।
अच्छा, सिरामिक्स को समझने के लिए हम पहले कोई मिसाल देते हैं। जैसे घरों में हम चाय पीते हैं, और तो ये जो चाय की प्यालियाँ होती हैं, ये जिस मटेरियल से बनी होती हैं उसको हम सिरामिक्स कहते हैं। और ये मटेरियल कौन सा होता है? आमतौर पर ये चिकनी मिट्टी यानी क्ले होती है, उसको बाकायदा बनाया जाता है, कोई भी शेप जैसे प्याली की शक्ल दी जाती है, फिर उसके बाद उसको पकाया जाता है, और फिर उसके बाद जब ठंडा कर दिया जाता है और उस पर नक्श नगार किए जाते हैं तो प्याली बन जाती है। इसी तरह हम घरों में इस्तेमाल करते हैं टाइल्स वगैरह, जो हम वॉशरूमों वगैरह में किचन में इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसी मिट्टी से बनी होती हैं, तो इनको सिरामिक्स कहा जाता है। अब देखते हैं सिरामिक क्या होता है। सिरामिक्स आर हार्ड, ब्रिटल एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल। सिरामिक्स क्या होते हैं? हार्ड यानी सख्त होते हैं, ब्रिटल होते हैं यानी टूट सकते हैं, एंड नॉन मेटालिक मटेरियल्स, और ये मेटल नहीं होते जैसे लोहा वगैरह, ये लोहे वगैरह से बने नहीं होते। मेड बाई हीटिंग एंड कूलिंग नेचुरल मिनरल्स। इनको क्या किया जाता है? मिनरल्स कोई भी मिनरल से बनाए जा सकते हैं। पहले इनको हीट किया जाता है, पकाया जाता है, और फिर इनको ठंडा कर दिया जाता है। ऑफन क्ले आर ऑक्साइड्स, आमतौर पर क्ले यानी चिकनी मिट्टी वगैरह के तौर पर ये इस्तेमाल होती हैं। मेन टाइप्स ऑफ सिरामिक्स की 3-4 अकसाम हैं। ट्रेडिशनल सिरामिक्स जिससे कौन सी होती हैं? पोट्री यानी जो हम बर्तन वगैरह बनाते हैं, प्यालियाँ वगैरह बनाते हैं, इसी तरह जो बाकी घरों में इस्तेमाल होने वाले सिरामिक्स के बर्तन होते हैं। ब्रिक्स ईंटें वगैरह हैं, टाइल्स हैं। स्ट्रक्चर्ड सिरामिक्स एक किस्म है जिससे हम पोर्सलीन बना सकते हैं, सिरामिक टाइल्स बना सकते हैं जो बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होती हैं। एडवांस्ड सिरामिक्स ये कौन कौन से होते हैं? एलुमिना, जिरकोनिया, सिलिकॉन कार्बाइड, ये होते हैं, और ये थोड़े से मजबूत ज़्यादा होते हैं ट्रेडिशनल और स्ट्रक्चरल सिरामिक्स से। इलेक्ट्रिकल सिरामिक्स ये भी होते हैं, कौन कौन से? पीजो इलेक्ट्रिक्स, डाई इलेक्ट्रिक सिरामिक्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ सिरामिक्स इस्तेमाल होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रिकल सिरामिक्स कहते हैं। बायो सिरामिक्स, हाइड्रो ऑक्सापाइट सिरामिक्स होते हैं। जिरकोनिया यूज फॉर मेडिकल इम्प्लांट्स, मेडिकल इम्प्लांट्स में भी कुछ सिरामिक्स का इस्तेमाल होता है। मेजर मॉडर्न यूजेस, मौजूदा टेक्नोलॉजिकल के ज़माने में भी इन सिरामिक्स का इस्तेमाल है। कौन कौन सा? जैसे पहले बात हुई कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ कहाँ? इंसुलेटर्स में, कैपेसिटर्स में, और सबस्ट्रेट्स फॉर माइक्रोचिप्स वगैरह में। एरोस्पेस और इंजन्स में, यानी इंजन्स वगैरह में भी ये इस्तेमाल होते हैं। कहाँ कहाँ? हीट रेजिस्टेंट पार्ट के तौर पर, टरबाइन ब्लेड्स के तौर पर। मेडिकल में इस्तेमाल होते हैं, बोन यानी हड्डियों के इम्प्लांट्स में, डेंटल क्राउन में, प्रोस्थेटिक पार्ट्स में। कटिंग टूल्स और अब्रेसिव्स के तौर पर, कंस्ट्रक्शन और हाउस होल्ड जैसे टाइल्स वगैरह के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और केमिकल और कोलिजन रेजिस्टेंस के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, चूँकि इन पर केमिकल का कोई रिएक्शन नहीं होता, और मज़ीद ये है कि इनको जंग वगैरह भी नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? राइट डाउन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज ऑफ ए कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर के 2 हिस्से होते हैं, इनपुट और आउटपुट। उसके लिए मुख्तलिफ डिवाइसेज इस्तेमाल होती हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज कौन सी होती हैं? आल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विद सूटेबल एग्जांपल्स। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो फ़र्क है वो एग्जांपल्स के साथ आपने बताना है। कंप्यूटर की तारीफ, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट स्टोर्स, प्रोसेसेस एंड गिव्स आउट इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर रिजल्ट देता है। इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं कि जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। गिव डेटा टू कंप्यूटर, मसलन कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर या कैमरा वगैरह। आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं कि जो कंप्यूटर को दी गई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक रिजल्ट को शो करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। शो रिजल्ट्स फ्रॉम कंप्यूटर, मसलन मॉनिटर, जिसको हम स्क्रीन भी कहते हैं, प्रिंटर, स्पीकर्स, प्रोजेक्टर्स, तो ये रिजल्ट्स शो करते हैं। हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, फ़र्क देखते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ऐसे पार्ट्स के जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर। मसलन CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ये सारे के सारे हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। ऐसा आप मसलन आप देखें कि कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल होती है, विंडोज़ के बगैर वो काम नहीं करता, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम उसको देख नहीं सकते। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे यूट्यूब है, हमारे पास फेसबुक है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम टच कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, ये चीज़ें मौजूद होती हैं जो हार्डवेयर की मदद से चलती हैं।
तो सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोग्राम्स या वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जो हार्डवेयर की हदायत के मुताबिक काम करती हैं। मसलन विंडोज़ हो सकती है, MS वर्ड हो सकता है, मोबाइल ऐप्स जैसे फेसबुक की बात हुई, और इसी तरह मुख्तलिफ तरह की गेम्स होती हैं, PUBG है, GTA है, ये सारी की सारी जो गेम्स हैं ये टच नहीं हो सकती लेकिन मौजूद होती हैं, काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। हमारे पास 4 मुख्तलिफ तरह के पॉइंट्स हैं, हमने शॉर्ट नोट लिखना है। लेज़र क्या होता है? लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और ये प्रोड्यूसेस क्या करता है जी? प्रोड्यूसेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग नैरो एंड फोकस्ड बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट पैदा करता है जो मुख्तलिफ तरह की बीमारियों के इलाज के लिए और बाकी दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। यूजेस कहाँ हैं इसके? सर्जरी यानी मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस में ये इस्तेमाल होता है, जैसे आई ऑपरेशन, मसलन आँख का ऑपरेशन हो सकता है। इसी तरह जो हमारे इंटरनल इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उनके लिए भी, किसी कैंसर का इलाज करने के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं। कटिंग मेटल्स, मुख्तलिफ तरह की मेटल्स को काटने के लिए लेज़र लाइट इस्तेमाल होती है। अब देखें कि लेज़र लाइट चूँकि बहुत पावरफुल होती है इसलिए ये मेटल्स को, लोहे तक को काट सकती है। बार कोड स्कैनर के तौर पर इस्तेमाल होती है, प्रिंटर्स में इस्तेमाल होती है, कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती है लेज़र। माइक्रोस्कोप क्या होती है? माइक्रोस्कोप का मतलब होता है खुर्दबीन, इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट सो दैट दे कैन बी सीन क्लियरली। माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी मशीन है जो छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। छोटी चीज़ें कौन सी? जो हम आम आंख से, नेकेड आई से नहीं देख सकते, मसलन वायरस है, बैक्टीरिया है, इनको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स हैं। एक है सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें एक लेंस लगा होता है, और एक होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी ऐसी माइक्रोस्कोप के जिसमें एक से ज़्यादा लेंसेज लगे होते हैं। यूजेस क्या क्या हैं इनके? स्टडी ऑफ सेल्स हमें पता है कि हम आम आंख से नहीं देख सकते, तो उसकी स्टडी के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है। बैक्टीरिया वगैरह का बैक्टीरिया को देखने के लिए, एंड टाइनी स्ट्रक्चर्स इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन, हम इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं। कैमरा क्या होता है? डिवाइस टू कैप्चर इमेजेस और वीडियोज यूजिंग अ लेंस एंड लाइट सेंसर फिल्म। कैमरे से सब लोग वाकिफ़ हैं, एक ऐसी डिवाइस होती है जो तस्वीरें या वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए काम आती है। टाइप्स कौन कौन सी हैं? डिजिटल कैमरा होता है, जैसे हमारे यहाँ आजकल होता है, जैसे DSLR वगैरह है। मोबाइल कैमरा जैसे आईफोन का कैमरा, इसी तरह इन्फिनिक्स, जिन मोबाइलों का जो कैमरा होता है ये होता है CCTV का एक कैमरा होता है कि जो कि सर्वेलेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है। यूजेस क्या हैं कैमरे के? फोटोग्राफी, तस्वीरें खींचने के लिए इस्तेमाल होता है। फिल्म मेकिंग, फिल्में बनाने के लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जैसे CCTV कैमरा, और साइंस ऑब्जर्वेशंस में भी इस्तेमाल होता है। टेलीविज़न क्या होती है? टीवी, जिसको हिंदी में दूरदर्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट रिसीव सिग्नल्स एंड शोज मूविंग पिक्चर्स विद साउंड। ये जो टीवी होती है वो एक ऐसा सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है कि जो सिग्नल को रिसीव करता है, हासिल करता है और फिर चलती हुई तस्वीरों को दिखाता है। अब देखें कि हमारे पास ये जो हम स्क्रीन के ऊपर वीडियो देख रहे होते हैं, तो दरअसल ये वीडियो क्या होती हैं कि तस्वीरें ही होती हैं कि जो एक फ्रेम में कई दफ़ा आ रही होती हैं, मूव कर रही होती हैं तस्वीरें। तो जब वो तस्वीरें तेज़ी के साथ मूव कर रही होती हैं तो वो वीडियो की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। टाइप्स कौन कौन सी हैं? एनालॉग टीवी होती है, जैसे पुराने ज़माने में होती थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी वगैरह। डिजिटल टीवी भी होती है, और स्मार्ट टीवीज़ जैसे आजकल के मौजूदा ज़माने में मुख्तलिफ तरह की 40 इंच और 50 इंच की टीवियाँ, ये स्मार्ट टीवीज़ होती हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह के मज़ीद फंक्शंस होते हैं। यूज़र्स कौन कौन से हो सकते हैं? न्यूज़ को हम देखते हैं, एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट, फिल्में ड्रामे देखते हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं, ख़बरें वगैरह देखते हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ ए सेल इन बायोलॉजी विद डायग्राम्स। तस्वीर की मदद से बायोलॉजी में जो सेल का स्ट्रक्चर भी बताना है और उसकी अकसाम भी बतानी है। सेल क्या होता है? सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी की बुनियादी इकाई वो सेल होते हैं, यानी सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ 1 और मोर सेल्स। तमाम जानदार चीज़ें वो एक सेल या ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती हैं। मेन टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल की 2 अकसाम है बुनियादी तौर पर, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं? नो ट्रू न्यूक्लियस, ऐसे सेल के जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यानी न्यूक्लियस होता ही नहीं है, वो पूरा का पूरा सेल ही एक पूरी जिंदगी होता है। DNA फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म।
वैसे तो डीएनए न्यूक्लियस में मौजूद होता है, लेकिन चूंकि अब न्यूक्लियस मौजूद ही नहीं है तो इसलिए डीएनए वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, तैरता रहता है। मसलन बैक्टीरिया वगैरह ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। जनरली स्मॉलर एंड सिंपलर, ये ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? सिंपल और स्मॉलर होते हैं, जिसमें नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होते हैं, जिसमें मसलन हमारे पास बैक्टीरिया है, वायरस वगैरह है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, यानी यूनिसेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? हैव अ ट्रू न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए, ऐसा सेल के जिसमें बाकायदा एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में डीएनए होता है। मसलन प्लांट के सेल हो गया, एनिमल का सेल हो गया, इसी तरह इंसानों का सेल हो गया। कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, यानी उसमें बाकी भी मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेलिज से मुराद होती है कि बाकी जो सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी वगैरह, वो भी मौजूद होते हैं। टिपिकल सेल पार्ट्स एंड शॉर्ट फंक्शंस, सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके फंक्शन कौन से होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो भी सेल होता है उसके बाहर की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। ये क्या करती है? कंट्रोल्स व्हाट एंटर एंड लीव्स द सेल, यानी सेल के अंदर कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी बाहर आ रही है, ये सेल मेम्ब्रेन तयन करती है। ये प्रोटेक्ट करती है सेल के अंदर के हिस्सों को। न्यूक्लियस स्टोर्स डीएनए एंड कंट्रोल्स सेल एक्टिविटीज, सेल में जितने भी काम हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस होता है, और डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसमें मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जेली वेयर ऑर्गेनेलिज फ्लोट एंड केमिकल रिएक्शंस अकर, यानी साइटोप्लाज्म एक ऐसा फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर मौजूद होता है, जिसमें बाकी सारे के सारे पार्ट्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल और बाकी जो न्यूक्लियस वगैरह हैं वो वहाँ पर तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोड्यूसेस एनर्जी को पैदा करता है। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर कहा जाता है, ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। गोल्जी एपरेटस, ये क्या करता है? मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट। लाइसोसोम्स डाइजेस्ट वेस्ट। सेल वॉल, अब ये सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल, ये जो तीनों पार्ट्स हैं आखिर वाले, ये सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होते हैं। सेल वॉल क्या होता है कि ये रिजिड आउटर लेयर होती है प्लांट्स में, और ये क्या करती है कि ये सेल मेम्ब्रेन की भी बाहर होती है, ये प्रोटेक्शन देती है। क्लोरोप्लास्ट ये सब्ज रंग का होता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। वैक्यूल स्टोरेज सैक होती है, यानी ये एक ऐसी बोरी होती है कि जिसमें चीज़ें स्टोर होती हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल्स मेंटेन प्रेशर, वैक्यूल याद रहे कि ये प्लांट सेल में भी मौजूद होता है और एनिमल सेल में भी मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाई क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी, इंसानों में क्रोमोसोम का काम क्या आता है? क्रोमोसोम्स आर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए रैप्ड अराउंड प्रोटीन्स, क्रोमोसोम्स डीएनए के बाहर लगे हुए लंबे लंबे धागे नुमा कुछ चीज़ें होती हैं कि जो जिनके अंदर प्रोटीन होती है। दे कैरी जीन्स, इनके अंदर जीन्स होते हैं, और जीन्स क्या होते हैं? यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी, यानी जो विरासत होती है उसकी इकाई होती है। नंबर इन ह्यूमंस, इंसानों में क्रोमोसोम्स की तादाद 46 होती है, जो कि पेयर्स की शक्ल में होते हैं, यानी अरेंज्ड एज 23 पेयर्स। 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। इसी तरह टाइप्स क्रोमोसोम्स की दो होती हैं, एक होती हैं ऑटोसोम्स, यानी 22 पेयर्स दैट कैरी मोस्ट बॉडी ट्रेट्स, और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसमें एक्स एंड वाई डिटरमाइन बायोलॉजिकल सेक्स। अगर एक्स और एक्स आ जाएं तो फिर फीमेल होती है, और एक्स और वाई आ जाएं तो मेल होता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है क्रोमोसोम का? मेड ऑफ डीएनए, डबल हीलेक्स एंड प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स में भी हिस्टोन्स। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ईच क्रोमोसोम्स हैज 2 सिस्टर क्रोमोटाइड्स जॉइंड एट द सेंट्रोमियर। फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स, फंक्शंस बहुत से काम करता है क्रोमोसोम, मसलन स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, पास ट्रेड्स टू नेक्स्ट जनरेशन, गाइड सेल डिवीजन, कंट्रोल डेवलपमेंट एंड फंक्शन, और काज जेनेटिक वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 7 की ए पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स इन डिटेल। सेल स्ट्रक्चर, हम देखते हैं कि एनिमल और प्लांट सेल में जो पहला फर्क है वो सेल स्ट्रक्चर का है।
प्लांट्स हैव सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जबकि एनिमल्स में क्या होता है, सेल वॉल तो होती नहीं है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, जबकि वैक्यूल वो सेंटर में नहीं होता बल्कि छोटे छोटे ज़्यादा होते हैं। न्यूट्रिशन कैसे होती है इनकी ग़िज़ाइयत? प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हैं। ऑटोट्रॉफिक से क्या मुराद है कि प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक हैं, यानी अपनी खुराक पौधों से हासिल करते हैं। मूवमेंट, प्लांट्स मोस्टली स्टेशनरी। प्लांट्स आमतौर पर मूव नहीं करते, हरकत नहीं करते, हाँ ये बढ़ते ज़रूर हैं, ग्रो करते हैं, जबकि एनिमल्स यूजुअली मोबाइल, ये आमतौर पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, हरकत करते हैं। ग्रोथ, प्लांट्स ऑफन इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, इनकी जो ग्रोथ होती है वो सारी ज़िंदगी बरकरार रहती है, जबकि एनिमल्स यूजुअली डिटर्मिनेट ग्रोथ, एनिमल्स में आमतौर पर एक ख़ास उम्र तक उनकी ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कैसे स्टोर करते हैं? प्लांट्स स्टोर एनर्जी एट स्टार्च, यानी निशास्ते की शक्ल में प्लांट्स एनर्जी को स्टोर करते हैं, जबकि एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स स्टोर एनर्जी एज ग्लाइकोजन और फैट, यानी ये चर्बी की शक्ल में एनर्जी को स्टोर करते हैं। रिस्पायरेशन एंड गैस एक्सचेंज, प्लांट्स स्टोमेटा और लेंटिकल्स के जरिए गैस एक्सचेंज करते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं ये ख़ास किस्म के आर्गन्स मसलन लंग्स और गिल्स और स्किन्स के जरिए गैस का तबादला करते हैं। रिप्रोडक्शन, प्लांट्स, मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, लेकिन वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली और सेक्सुअली से क्या मुराद है कि सेक्सुअली से मुराद है कि जिसमें मेल और फीमेल आर्गन दोनों सेल मिलते हैं, जबकि एसेक्सुअली से मुराद है कि एक पेरेंट सेल मिलता है। मसलन आप किसी दरख्त की एक टहनी को काट कर कहीं पर लगा दें, जैसे गुलाब, तो वो लग जाता है। इसी तरह जो है वो आप किसी भी दरख्त की जो बड़ी सी टहनी है उसको ज़मीन में दबा दें, जबकि पीछे उसका ताल्लुक दरख्त के साथ कायम रहे, तो भी नया दरख्त उगाता है। ये भी एक किस्म है। इसी तरह आपने ये बेलों वगैरह को, कद्दू की बेल वगैरह को देखा होगा कि ये जैसे जैसे चलती जाती है ऐसे ऐसे इसके नीचे जड़ें निकलती जाती हैं और नया पौधा निकलता जाता है। इसी तरह प्याज और आलू वगैरह को आप देखेंगे वो आंखों से नए पौधे बन जाते हैं, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। हाँ, एनिमल्स में कुछ एसेक्सुअल हो सकती है, लेकिन वो बहुत रेयर है। एग्जाम्पल्स क्या हैं? प्लांट्स की ट्रीज और ग्रास और एल्जी वगैरह प्लांट्स की मिसालें हैं, जबकि एनिमल्स में मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और फिश वगैरह शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है, एक्सप्लेन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए से मुराद होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए से मुराद होती है आरएनए से मुराद होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज द लॉन्ग टर्म इंस्ट्रक्शन वर्क, डीएनए इज द लॉन्ग टर्म इंस्ट्रक्शन बुक, आरएनए रीड्स दोज इंस्ट्रक्शंस एंड हेल्प बिल्ड प्रोटीन्स। डीएनए क्या होता है कि समझ लें कि एक इंस्ट्रक्शन बुक होती है और आरएनए उन किताबों को पढ़ती है। अब डीएनए की तारीफ देखते हैं कि डीएनए से मुराद होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये लॉन्ग मॉलिक्यूल होते हैं दैट स्टोर्स द सेल्स जेनेटिक कोड, कि जो सेल के जेनेटिक कोड को स्टोर करते हैं। और डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है, जैसे पहले बात हुई, मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हो सकते हैं? एडेनाइन हो सकते हैं, थायमाइन हो सकते हैं, साइटोसाइन होते हैं और गायनाइन होते हैं। शुगर इन डीएनए क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज होती है। मेन फंक्शन ऑफ डीएनए क्या होता है? स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर बिल्डिंग प्रोटीन एंड कंट्रोलिंग सेल एक्टिविटीज, replicate itself before cell division so each new cell gets the same gene। आरएनए को देखते हैं। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, वर्क्स एज अ मैसेंजर एंड हेल्प्स टू मेक प्रोटीन फ्रॉम डीएनए इंस्ट्रक्शन। आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है? यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए वो डबल स्टैंडर्ड होता है और जो आरएनए वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। न्यूक्लियोटाइड्स इसमें भी मौजूद होती हैं, एडेनाइन होता है, इसमें यूरोसाइल होता है और गायनाइन भी मौजूद होता है, साइटोसाइन भी मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यूरोसेल एक एक्स्ट्रा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है। शुगर इन आरएनए किस शक्ल में मौजूद होती है? राइबोज की शक्ल में होती है। ऊपर हमने देखा था कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज की शक्ल में मौजूद होती है। और टाइप्स ऑफ आरएनए और रोल्स क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए इसकी टाइप्स हैं। 8वां क्वेश्चन हमारे पास ए पार्ट है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज ऐसी खून की नालियां होती हैं दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो कि खून
यानी साफ खून दिल से जिस्म के दूसरे हिस्सों तक लेकर जाती हैं। यूजुअली कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, आमतौर पर इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड मौजूद होता है। थिक मस्कुलर वॉल्स टू विदस्टैंड हाई प्रेशर, चूँकि जब दिल धड़कता है तो फिर वो तेज़ी के साथ प्रेशर के साथ खून की नालियों में खून को पंप करता है और फिर खून की नालियों में प्रेशर आ जाता है। उस प्रेशर को ऑब्जर्व करने के लिए, जज़ब करने के लिए ये जो आर्टरीज होती हैं, इनकी जो वाल्स होती हैं वो थिक होती हैं। पल्स कैन बी फेल्ट इन लार्ज आर्टरीज, जो बड़ी बड़ी आर्टरीज होती हैं वहाँ पर हम पल्स यानी अपनी नब्ज़ को देख सकते हैं, जैसे हमारी गर्दन के पास है या इसी तरह हमारे हाथ के पास है। वेन्स कौन सी होती हैं? वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द अर्थ, जब पूरे जिस्म में खून चला जाता है और फिर वहाँ ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है तो फिर वो वाली नालियाँ के जो ये डीऑक्सीजनेटेड खून वापस दिल की तरफ लेकर जाती हैं उनको वेन्स कहा जाता है। यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड पुअर ब्लड, आमतौर पर ये ऑक्सीजनेटेड पुअर ब्लड को लेकर जाती हैं। इसमें थिन वाल्स होती हैं, आमतौर पर इनकी जो दीवारें होती हैं पतली होती हैं, हैव वॉल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लोज। वेन्स में वॉल लगे होते हैं ताकि खून पीछे वापस चला ना जाए। लोअर प्रेशर देन आर्टरीज, आर्टरीज में जैसे पहले बात हुई कि दिल प्रेशर के साथ पंप करता है खून को, जबकि वेन्स में प्रेशर कम होता है। कैपिलरीज कौन सी होती हैं? टाइनी वेसल्स कनेक्टिंग आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज यानी शरियानों एंड वेन्स और वेदों को मिलाने वाली जो छोटी छोटी वेसल्स, छोटी छोटी नालियाँ होती हैं उनको हम कैपिलरीज कहते हैं। वाल्स 1 सेल थिक, इनकी जो वाल होती हैं वो पतली पतली होती हैं। अलाउ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, फॉर्म डेंस नेटवर्क इन ऑल टिश्यूज फॉर एफिशिएंट एक्सचेंज। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, एक्सप्लेन द कार्डिक साइकिल इन डिटेल। कार्डिक साइकिल क्या होता है? कार्डिक साइकिल इज 1 कंप्लीट हार्ट बीट, हमारा दिल जो धड़कता है, धड़कने से मुराद यह है कि दिल, हमारे दिल के अंदर 5 लीटर खून होता है। एक दफ़ा जब ये दिल कंट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है तो इसके अंदर मौजूद सारे का सारा खून आर्टरीज के ज़रिए पूरे जिस्म में चला जाता है। फिर जब वो दिल फैलता है तो वो सारे के सारा खून वापस दिल के अंदर आ जाता है। इस एक साइकिल को हम कहते हैं कार्डिक साइकिल। द सीक्वेंस ऑफ हार्ट मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दैट पंप्स ब्लड। द कार्डिक साइकिल इज मेड अप ऑफ 2 मेन स्टेजेस, सिस्टोल एंड डायस्टोल। जैसे हमने बात की कि जो दिल है वो एक दफ़ा सिकुड़ता है और एक दफ़ा फैलता है, तो इस हिसाब से जो ये कार्डिक साइकिल है ये 2 स्टेजेस में पर मुश्तमिल होता है, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल क्या होता है? सिस्टोल इज द फेज ऑफ हार्ट बीट व्हेन द हार्ट मसल्स कंट्रैक्ट एंड पंप ब्लड इनटू आर्टरीज। जब दिल के जो मसल्स हैं वो सिकुड़ते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं और इसके नतीजे में खून आर्टरीज के अंदर प्रेशर के साथ चला जाता है, इस अमल को सिस्टोल कहते हैं। फिर डायस्टोल इज द फेज व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस एंड फिल विद ब्लड फ्रॉम द आर्टरिया। और डायस्टोल एक ऐसा फेज है कि जब दिल के मसल्स वो फैलते हैं, एक्सपैंड होते हैं और जिस्म से बाकी सारा ब्लड वापस दिल में आ जाता है, इसको डायस्टोल कहते हैं। हाउ इट पंप्स ब्लड, दिल कैसे ब्लड को पंप करता है? लेफ्ट हार्ट सेंड्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी, और वो बॉडी के में एओर्टा यानी बड़ी सी जो हमारे पास आर्टरी होती है वो एओर्टा होती है, उसके ज़रिए भेजता है। राइट हार्ट सेंड्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, जो कि बड़ी आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए भेजता है।